आप तो नई नई दुल्हन थी, घर में बैठी होंगी। क्या हुआ था उस दिन, और जब आपको पता चला तो किस तरह का माहौल घर में पैदा हुआ? जब इस तरह से मेरे साथ हुआ कि मेरे पति की हत्या मेरे शादी के 9 दिन बाद कर दी गई, तो मैंने देखा कि मैं अकेली हूँ और क्या करूँ। तो मैं 9 दिन में बस यही देख रही थी कि अतीक के शूटर्स यहाँ आए हुए हैं, अतीक के शूटर्स वहाँ आए हुए हैं, यहाँ मत निकलिए, वहाँ मत निकलिए। कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाभी भैया को निकलने मत देना, ये है वो है। आपको कभी नहीं लगा कि यार कहीं मुझे भी ना मेरी हत्या कर दे, या मुझे कोई नुकसान ना हो जाए? भाई राजू पाल तो आदमी था। जब वो क्या कहते हैं 3 महीने 9 दिन नहीं जिंदा रह पाया, तो तू मतलब वो कौन खेत की मूली है, उसको भी देख लेंगे। जो भी हो सकता है, मैं 2 दिन लड़ पाऊंगी, 4 दिन लड़ पाऊंगी, या लड़ते लड़ते मैं मर जाऊंगी। तो डर तो देखिए मुझे कभी नहीं लगता। राजनीति में आने की इच्छा आपकी थी कि नेताओं ने आपको आमंत्रित किया? सास को मैंने कहा कि अम्मा, मतलब कि ये क्या होता है, विधायकी ये क्या है। अतीक अहमद के खिलाफ पहला राजनीतिक मामला 1979 में दर्ज हुआ, और आज 44 साल बाद पहला मौका आया है जब अतीक अहमद आरोपी से दोषी करार दिया गया। और इस पूरी लड़ाई में जो सबसे बड़ा नाम था वो राजू पाल की पत्नी पूजा पाल का था, जो लगातार तमाम धमकियों के बावजूद कोर्ट कचहरी करती रहीं, धमकियां सहती रहीं, लेकिन जो लड़ाई थी वो करती रहीं। मेरे साथ पूजा पाल जी हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक भी हैं, राजू पाल जी की पत्नी हैं। पूजा जी, जो कोर्ट का फैसला आया, अतीक अहमद और 2 और लोगों को दोषी करार दिया गया, इस पूरे फैसले से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं या सिर्फ संतुष्ट हैं? देखिए, माननीय कोर्ट का न्यायालय का फैसला है तो सर्वप्रिय है और मान्य भी है, उसका स्वागत भी करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ। मगर जैसे आपने कहा ना कि सिर्फ पूरी तरह संतुष्ट हैं या सिर्फ हाँ, संतुष्ट जी, हैं? जी। तो संतुष्ट हैं, मगर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि मेरा एक मानना है, क्योंकि मैं वर्षों से 18 साल से मैं अतीक अहमद और अशरफ से मतलब कि दुश्मनी लड़ती आ रही हूँ। तो मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि दोनों बंदे अलग हैं। और मैं 18 साल से झेल रही हूँ, और ये मेरा प्रयागराज और यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो हमारे सम्मानित नागरिक लोग हैं, वो दशकों से, मतलब 44 साल बता रहे हैं, और दशकों से यहाँ पर उनके साथ उत्पीड़न हुआ, परेशानी हुई, वो कितना आहत हुए, उनके परिवार में कितने लोगों की हत्या हुई। मतलब ये सभी पूरे प्रयागराज और प्रयागराज के अगल-बगल के ज़िले के लोग जानते हैं। तो मुझे अपने दुःख को देखते हुए और सभी लोगों के दुःख को देखते हुए मुझे लगता है कि ये सज़ा उनके लिए कम थी। और जैसा कि अतीक को सज़ा दोषी दिया गया और अशरफ को दोष मुक्त कर दिया गया, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये प्रयागराज की जनता के साथ न्यायहित नहीं रहा है। क्योंकि उनकी जो दिक्कतें, परेशानी हैं, वो मैं समझती आ रही हूँ और मैं झेलती हूँ, इसलिए मैं उनको समझ सकती हूँ। क्योंकि इस दौरान मुझे बस उनकी जो तकलीफ़ें मैं इस वजह से समझ पाई, क्योंकि हर इंसान लड़ने से पहले अपने परिवार को देखता है। जो आगे चला जाता है तो उसको तो देखता है, उसके लिए रोता है। रोता तो है वो, चाहे लोग कहते हों कि कोई भूल जाता है, भूलता कोई नहीं है, मेरे ख़्याल से कोई नहीं भूलता है। एक टीस जो होती है वो मन में वर्षों में, चाहे वो होली आए, चाहे वो दीपावली आए, चाहे वो दुःख आए, चाहे वो सुख आए, मगर अपने घर के बंदे की याद ज़रूर आती है कि मेरा बंदा, मेरा आदमी। वो टीस एक रहती है, मगर वो परिस्थितियों से परेशान मारे हुए लोग, जो बंदा चला गया उससे संतुष्ट वैसे हो गए, और जो बंदे जो हैं उनके पास, उनकी ज़िंदगी को सोचते हुए वो आगे निर्णय नहीं ले पाए, आगे चल नहीं पाए, और अतीक अहमद से, अशरफ से लड़ नहीं पाए। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ऐसा क्या उनके अंदर एक परेशानी, और उनको क्या ऐसा बेबस चीज़ें कर रही होंगी जो बंदे लड़ नहीं पाए। तो मेरे ख़्याल से बस यही एक चीज़ था कि हर इंसान अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो मगर जब हम लोगों के ऊपर इस तरह से मैटर हुआ, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे जीवन में मेरी शादी को मात्र 9 दिन हुए थे, और
जब इस तरह से मेरे साथ हुआ कि मेरे पति की हत्या मेरे शादी के 9 दिन बाद कर दी गई और मैंने वहाँ पर ये देखा, क्योंकि मैं जब से मेरी शादी हुई थी तो मैं 9 दिन में बस यही देख रही थी कि अतीक के शूटर्स यहाँ आए हुए हैं, अतीक के शूटर्स वहाँ आए हुए हैं, यहाँ मत निकलिए, वहाँ मत निकलिए। कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाभी भैया को निकलने मत देना, ये है, वो है। तो इतना डर, इतना खौफ मैं लोगों की नज़रों में देख रही थी कि ये बंदा कैसा है कि जो हर आदमी लड़ता है, मतलब हर आदमी डर रहा है, लड़ ही नहीं पा रहा है। और फिर उसमें फिर मेरे पति ने भी मुझसे मतलब कुछ चीज़ें जो शेयर होती हैं कि वो परेशान हैं, उनके चेहरे में परेशानी दिख रही है, क्या है? तो ये हो रहा है कि ये कैसा बंदा है? तो बस मेरे हस्बैंड ने बताया कि मतलब इनका ऐसा माहौल है कि कोई इसके बारे में लड़ने को सोचता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, लड़ने को तो छोड़ दीजिए। तो वो मेरे मन में एक फ़ील कर गया, क्योंकि मैं कुछ बताना चाहूँगी कि मेरी जो परवरिश हुई है वो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी और सबसे अच्छी बात मेरे चाचा जी का जो रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने हमेशा हम सब बच्चियों को सिखाया कि मतलब आप किसी का गलत करो मत, और जब गलत आपके साथ हो तो आप उसको सहो मत, और जो आपके साथ जैसी बर्ताव करता है आप उसके साथ वैसे ही करके आना, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये चीज़ें जो मेरे चाचा जी की थी वो मेरे साथ हमेशा से बचपन में मेरे को माइंड मतलब मुझे करता रहा। तो जब मेरे साथ तुरंत मतलब मैं बहुत छोटी थी और उम्र मतलब ऐसी थी, शादी हो गई जल्दी। जब मेरे साथ एक बारगी ऐसे हुआ तो मेरे ससुराल में भी कोई देवर नहीं, कोई जेठ नहीं और कोई कोई नहीं था। बस एक सास थी, वो भी बहुत बूढ़ी थी, 70-75 साल की। तो वो भी बहुत एक जैसे एक होता है एक्शन लेना या एक अपने घर में विचार विमर्श करना, उनके अंदर वो नहीं था। तो मैंने देखा कि मैं अकेली हूँ और क्या करूँ, तो मुझे कुछ अपने चाचा जी के सिद्धांत, अपने परिवार के सिद्धांत नहीं, चाहे जो हो जाए मगर मेरे साथ ये दिक्कत हुई है, मैं नहीं हटूँगी। और जिस समय घटना हुआ बहुत से ऐसे लोग थे, जिन्होंने बस माइंड में ये भरना चाहा कि नहीं तुम अभी छोटी हो और तुम्हारे जब पति नहीं लड़ पाए, देखो लड़े, बगावत तो किए, मगर देखो वो लड़े तो मगर वो ज़िंदा नहीं रहे। तो बेटा अतीक से लड़के यहाँ कोई ज़िंदा नहीं रह सकता और तुम अभी बहुत छोटी हो, अपने जीवन के बारे में सोचो और छोड़ो ये सब चीज़ें। तो मैंने फिर वही चीज़ मेरे ज़हन में बसा कि हर इंसान छोड़ो कह देगा और हर जिसका पति मारा जा रहा है, जिसका बेटा मारा जा रहा है, मैंने सुना है कि यहाँ अतीक लोगों ने बहुत लोगों को मारा है, मगर कोई एक्शन ही नहीं लेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, सब डरते ही रहेंगे। तो आगे मतलब फिर न्याय किसको मिलेगा? जैसे हमारा है, हम घर के अंदर बैठ जाएँ, हम लाख खा रहे हैं, हम लाख पहनेंगे, मगर जो मेरी मेरी खुद की एक सोच है, जो मेरे अंदर भी शरीर में एक आत्मा है, वो हमें कचोटता है कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों? और जो हुआ भी तो जो मारा है वो घूम रहा है, जो मारा है वो हँस रहा है, जो मारा है वो लोगों से फर्जी की बात करता है कि देखो मैंने ऐसे कर दिया। और जिसका मरा है वो रो रहा है और कमरे में बैठ के भी रोएगा और अपने किस्मत में भी रोएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं जो भी हो सकता है मैं 2 दिन लड़ पाऊँगी, 4 दिन लड़ पाऊँगी या लड़ते-लड़ते मैं मर जाऊँगी। और मैंने कहा देखिए, जिसका आदमी मर जाता है अब मुझे वो सम्मान नहीं मिलेगा, जो पति के रहते हुए और जब पत्नी उसके बगल बैठती है, जो सम्मान पत्नी को मिलता है, उस लड़की को मिलता है, मान-सम्मान, स्वाभिमान, आने-जाने का जो एक लड़की को उस समय फ़ील होता है, वो सारा मेरी लाइफ़ से ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने उस दिन संकल्प अपने आप से किया कि नहीं, चाहे जो हो जाए, जितने दिन के लिए लड़ पाओ इस आदमी से, मगर आप लड़ो। आप हँसने के पात्र मत बनो। जो लोग आज आपको समझा रहे हैं, आपके ऊपर हँस रहे हैं, उनको उनको आपको एक ऐसा कुछ करके उनको जवाब देना पड़ेगा कि नहीं, आप जो सोचोगे, पूरा तो नहीं मैं सोच सकती कि पूरा हो जाता है ना, मगर आप तबीयत से सोचो तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। ये मेरे लाइफ़ का एक अपना खुद विचार रहा है और मेरे साथ वही होता रहा है, जिस पे मैं अडिग रही, मैंने फ़ैसला लिया और जिसमें मैंने संघर्ष किया, वो रिज़ल्ट मुझे मिला है। अच्छा, एक सवाल मैं उस दिन का पूछूंगा जब राजूपाल जी की हत्या हुई। आप तो नई नई दुल्हन थी, घर में बैठी होंगी। क्या हुआ था उस दिन, और जब आपको पता चला तो किस तरह का माहौल घर में पैदा हुआ? आपको कितना बड़ा झटका लगा था? देखिए,
वो तो जैसा कि वो तो दिन और वो तारीख याद कर लीजिए तो बस लगता है आँख के सामने सब वही सा हो रहा है। मतलब वो फ़ील आप कर लीजिए, वो सिर्फ़ याद आ जाता है। तो ऐसे लगता है कि बस गाड़ियाँ अभी निकल रही हैं और मैं अपना घर के काम में व्यस्त हो गई हूँ और हर एक चीज़ ऐसा ही वो हुआ। और उसके बाद जब मुझे घटना के बारे में पता चला, तो मुझे लगता है कि जैसे एक मतलब जब मैंने सुना कि नहीं राजू पाल जी को गोली मार दी गई और अशरफ और ऐसे-ऐसे लोग आकर के ऐसे-ऐसे कांड कर दिए, इस तरह की हत्या कर दिए, तो आप मान के चलिए जैसे मेरे पैर के नीचे से ना धरती सरक गई हो। उस तरह का मेरे साथ वो हुआ। और उसके बाद मगर पता नहीं क्या था कि मैंने राजू पाल जी के अंदर जो साहस देखा था, साहस की वजह से ही मैंने उनसे, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाह रही थी, मगर उनकी ज़िंदगी के बारे में जब मैंने सुना, समझा और मेरी बुआ जी ने बताया कि मतलब शादी मेरी बुआ जी ने ही कराई थी। और तो जब उन्होंने बताया और स्वयं जब राजू पाल जी ने अपने जीवन के बारे में जब सब कुछ बताया मुझे, तो मुझे लगा, क्योंकि उस समय मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं नहीं शादी करना चाह रही थी। मगर जब मैंने उन्हें उनकी परेशानियों को उनके मुँह से सुना और मुझे लगा कि मेरे समाज का बंदा इस तरह का परेशान है और समाज का जो एक सही इंसान होता है, वो चाहे जिस उस पे हो, किस लाइन का है ये नहीं देखना है, ये बंदा किसके वजह से इस लाइन में आ गया, हमें इस पे फ़ोकस करना चाहिए। और आगे इनकी ज़िंदगी सही हो सकती है तो उसमें कहीं न कहीं उनका सहयोग करना चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि उनका मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि उनके अंदर साहस बहुत था और मुझे ये चीज़ पसंद है कि इंसान साहस से रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तो मुझे जब उनकी जीवनी के बारे में पता चला, उनके भी लाइफ़ में बहुत सा संघर्ष था, उनके फ़ादर को लेकर के। उन्होंने भी बहुत छोटी उम्र से संघर्ष किया, लोगों ने उनका शोषण, मतलब एक पुरुष हो कर के उनका लोगों ने शोषण तरह-तरह का किया कि आगे उनको कर दिया गया और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे किए गए, पीछे अपना मज़ा मार रहे हैं। तो उनके साथ भी इस तरह का कौन था। लोग थे ये? बस अगल-बगल वाले लोग, अगल-बगल के ही लोग उनका ज़्यादा इस्तेमाल किए और नाम उनका ख़राब होता गया थोड़ा-थोड़ा। और फिर उसके बाद जब मैंने सुना, तब मैंने शादी के लिए हाँ किया, सिर्फ़ इसलिए किया कि नहीं, एक साहसी आदमी है और एक साहसी आदमी और साहसी इंसान का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो गलत नहीं है। गलत नहीं थे मेरे पति, मगर साहसी थे, तो साहसी इंसान का ज़रूर साहस बंधवाना अब आपने चाहिए। शादी की बात की, बहुत सारे विवाद भी आपकी शादी को लेकर के हैं। तरह-तरह के आरोप लगते हैं कि लव मैरिज थी, कुछ कहते हैं अरेंज मैरिज थी, कुछ कहते हैं कि आपने जानबूझ के प्लान किया था इस तरह से कि राजूपाल जी को आप जो है आकर्षित कर लें। कई तरह के जी, आरोप जी, लगते जी। हैं, ज़रा बताएँगी क्या मामला है? जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। देखिए पहली बात तो मैं अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि देखिए मैं बहुत, मान के चलिए मैं बहुत संकोचित इस महिला हूँ, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ या अपनी परेशानी को मैंने कभी मंच और माइक में कभी नहीं बताने का काम किया। क्योंकि मेरा हमेशा से ये रहा है कि लोग ऐसी बात बताइए जिससे लोगों को हिम्मत बंधे। ऐसी बात मत करिए जिससे हम जैसे जहाँ से आए हुए हैं, उन लोगों की हिम्मत टूटे। तो रही बात मेरी शादी की, तो मैं आज बताना चाहूँगी कि मेरी शादी जो है वो प्योर अरेंज मैरिज है। प्योर अरेंज मैरिज है। ये शादी मेरे तरफ से मेरी बुआ जी ने कराई थी और विधायक राजू पाल जी की तरफ से इनकी मेरी मम्मियाँ ससुर की बेटी हैं, बड़ी बेटी हैं, ऊषा जी, जो मुट्ठीगंज में रहती हैं, उन्होंने कराई है। और शादी भी रीति रिवाज से हुई है। मुट्ठीगंज में मुझे, जैसे होता नहीं, लड़की को पता नहीं है, लड़की को दिखाने लाए हैं, तो मैं भी वहाँ पे गई और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड मुझे देखने आए हैं। और वहाँ पे देखा सुनाई हुआ और उसके बाद अब उनको भाई जैसे कि होता है कि भाई लड़के को लड़की पसंद आई होगी, तो उन्होंने हाँ किया और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, वही दिन जा कर के अंदर पे मेरे बुआ जी से उन्होंने बात किया कि नहीं, मुझे लड़की पसंद है। जब शादी तय हो गई थी, जी। तो राजूपाल जी विधायक बन गए थे कि तब संघर्ष? नहीं, 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 तब वो संघर्ष कर रहे थे।
वो संघर्ष कर रहे थे। और उस समय मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि मैंने उन्हीं के मुँह से सुना और अपने कुछ परिवार के लोगों से सुना कि जब वो संघर्ष कर रहे थे तो उनका परिवार भी शादी कराना चाह रहा था। मगर मैंने बताया ना कि कुछ उनके ऐसे लोग उनके साथ जुड़ गए थे, जो उनका नाम ख़राब कर दिए थे। तो नाम होने की वजह से हमारे भी समाज के जो वैसे लोग होते हैं, क्योंकि पिता की सोच होती है कि नहीं, हमारी लड़की जहाँ जाए वो अच्छे घर में जाए। तो एक विधायक जी की सोच थी कि लड़की मतलब माइंड से तेज़ हो, जो हमारे सपोर्ट कर सके, ये चीज़ें हैं। तो उनकी एक सोच थी। तो समाज में भी शादियाँ करने के लिए उनसे तैयार नहीं थे कि नहीं, मैं हाँ, कि मैं नहीं, मैं उससे शादी नहीं करने कराऊँगा, ये है, वो है, शादियों के लिए। तो उनके भी लाइफ़ में बहुत अटकलें थे। उसके बाद जब वो मुझे देखने आए, तो उन्होंने पसंद किया। उसके बाद फिर कहीं न कहीं मेरा भी मन शादी को नहीं था। मगर जब मैंने उनकी परिस्थितियों को जाना, तो मुझे मुझे एक अच्छी आदत है मेरी कि मैं दुःख में हमेशा खड़ी होती हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, इनको मेरे जैसी लड़की की ज़रूरत है। और किसी के लाइफ़ को आप बना सको तो आपको, जब आपको मौका मिले, तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए। तो मेरी जो शादी है वो मेरी अरेंज मैरिज है। और ये जो सिर्फ़ अच्छा, अटकलें ये भी हैं कि जो शादी सिर्फ़ मंदिर से हुई है, इस वजह से भी बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, विधायक थे, तो विधायक थे, इनको बहुत धूम-धाम से शादी करनी चाहिए थी। और क्या कहते हैं, ऐसे शादी नहीं करनी चाहिए मंदिर में तो कोई ऐसे पसंद करके ही करेगा। तो मैं आज साफ-साफ बताना चाहूँगी कि मंदिर में शादी सिर्फ़ इसलिए हुआ क्योंकि जब ये विधायक बने, तो इनके ऊपर कुछ न कुछ घटनाएँ होती रहती थीं। वो लोग करते रहते थे। तो इनके दिमाग में एक चीज़ था, ये राजू पाल जी की सोच थी कि नहीं, हम लोग रात के मतलब हम जो शादी करेंगे वो रात को नहीं करेंगे, बैंड बाजा वाली नहीं करेंगे, बारात वाली नहीं दिखावे करेंगे। वाली नहीं। दिखावे वाली नहीं करेंगे, क्योंकि उस भीड़ में कौन दुश्मन आ जाए और कैसा दुर्घटना करके चला जाए, फिर हाथ मलने को हो जाएगा, कुछ होगा नहीं। तो शादी बहुत सिंपल तरीके से मंदिर में की गई। और उस मंदिर में शिव जी की मंदिर जो है, वो विधायक जी बहुत विधायक जी, उस मंदिर में उनकी बहुत आस्था थी। तो सारी चीज़ वो वहीं से तो स्टार्ट शादी के करते वक़्त थे। तो विधायक हो गए थे। हाँ, जब जिस बस जब जैसे दिखाई हुई है, जब सगाई जैसे होती है, जो पक्की होती है, जो हाथ में पैसे और फूल-फल रखते हैं, तब वो विधायक नहीं थे, तब वो दौड़ रहे थे, चुनाव-उनाव की तैयारी करना चाह रहे थे कि मौका मिल जाए। और जब मेरी शादी हुई, तो तब वो विधायक बन चुके थे। सगाई मेरी हुई है, शादी से 4-5 महीना पहले, और शादी हुई है मेरी 4-5 महीने बाद, मतलब ये तो डिस्टेंस अब था। वापस ज़रा अतीक पे आ और जाते हैं। एक चीज़ मैं और साफ़ करना चाहूँगी कि जो लोग मैंने यूट्यूब चैनल्स में मैं देखती रहती हूँ, कि वो बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि पूजा पाल का राजू पाल जी से लव मैरिज था। वो कौन-सा हॉस्पिटल है, एक है हमारे यहाँ जीवन ज्योति, उसमें काम करती थी। और वो वहाँ पर गए, वो वहाँ पे कोई कहता है कि वहाँ एडमिट थे, कोई कहता है वहाँ पे वो किसी को देखने गए थे, और कोई कहता है कि वहाँ पे पूजा पाल नर्स थी, कोई कहता है एनम थी, कोई कहती झाड़ू पोछा करती थी। तो मैं आज बताना चाहूँगी कि मैं जीवन ज्योति का उस समय चेहरे ही नहीं देखी थी कि हॉस्पिटल है कहाँ और कैसा है। तो मेरा दूर-दूर तक का वहाँ कोई वास्ता नहीं रहा। और रही बात, तो जब वो उनके साथ जो कांड हुआ था पहली बार, वो सन 2003 का मैटर था। और मेरी जो सगाई हुई है वो सन 2004 में हुई है, और शादी मेरी 5 में हुई है। तो ऐसा भी कोई मैटर नहीं रहा कि मतलब हमारा प्रेम रहा हो और हमने हॉस्पिटल में काम किया हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं रहा है। मगर मैं इसी वजह से कभी कोई सफाई नहीं दी। चलिए ठीक है कि वो जो नर्स हैं, जो एनम हैं, तो मैं मानती हूँ कि चलिए उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि पूजा पाल एक मेरे ना बराबर की या मेरी तरह थी। तो फिर मैंने कहा कि छोड़िए, कौन सफाई दे। मगर आज आप मेरे पर्सनल लाइफ़ के बारे में पूछे, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ बताना चाहिए। और लोग कुछ कहें अच्छी बात है, मगर सच्ची बात कहें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग 18 साल से सड़क पे निकल चुके हैं। मगर जब फैमिली सुनती है, पिताजी सुनते हैं, और बहनें सुनती हैं, तो ये होता है, दीदी कभी आपने ये काम तो किया नहीं है, तो ये मोबाइल में ऐसा क्यों आता है, या मीडिया वाले ऐसा क्यों कहते हैं।
तो बस एक परिवार की जो पीड़ा होती है, मैंने उसकी आज वो की। शायद परिवार वाले भी ये मुझे देखेंगे, तो मैंने आज अपनी बात रख दी। तो मैं वापस उस घटना पे आ जाता हूँ। शादी हुई 9 दिन में आप अभी दुल्हन की तरह थी, पति को समझ भी नहीं पाई होंगी, क्योंकि आज की तरह पहले तो फ़ोन पे बात भी नहीं होती थी। नहीं, नहीं, कुछ तो नहीं। अभी तो आप लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होंगे और इस बीच में आपके पति की हत्या हो जाती है। आरोप लगता है अतीक अहमद पर, एक बड़ा नाम और जिसके नाम पे बड़ी दहशत थी, और तब वो माननीय भी बन चुका था। तो ऐसे में आपको कभी नहीं लगा कि यार कहीं मुझे भी ना मेरी हत्या कर दे, या मुझे कोई नुकसान ना हो जाए? डर नहीं लगा कभी? नहीं, देखिए डरने की कोई बात ही नहीं होती। मैंने जैसे बताया कि जो मेरे चाचा जी का जो मेरा प्रभाव रहा मेरे ऊपर, वो कभी डरने वाला नहीं रहा। और मैं रियल में बताऊँ, राजू पाल जी भी मेरे बुआ जी से मेरे बारे में सुने थे कि नहीं, मतलब कि स्वाभिमानी हैं, झुकती नहीं हैं, और जितना भी कम ज़्यादा है उसी में एडजस्ट करती है, और मतलब परिवार को लेके चलने वाली लड़की है। तो एक जो चीज़ें होती हैं वो जब उन्होंने सुना, उन्होंने जब सब कुछ सुना, देखा, परखा चीज़ों को, उसके बाद ही फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। तो जब उन्होंने मुझे पास कर दिया कि हाँ, नहीं, जो हिम्मत है लड़की के अंदर, वो ऐसी होनी चाहिए उस लड़की के अंदर। तो अब हिम्मत की और डर की बात रही, तो डर तो देखिए मुझे कभी नहीं लगता, कभी नहीं लगता। अतीक अहमद से कभी आपका आमना सामना हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। एक बार सर्किट हाउस में सन 2005 में हुआ था, और जब मैं कोई काम से गई थी, वो भी अगला काम से आया था, तो मैं तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा समझदार नहीं थी, मगर तब भी जब होता है ना दुश्मन को देख कर के खून खौलना। 2005 यानी घटना हाँ, के घटना के बाद बाद ही? ही सर्किट हाउस में। तो आप समझ लो, मेरी बुआ भी थी, मेरे कुछ और भी लोग थे, और कनर काफ़ी सब लोग थे। मैं बस देखी हूँ तो मुझे बस लगा कि मैं कैसे इसको पकड़ लूँ, और पकड़ के बस मैं कैसे वो कर लूँ, मतलब क्या इसके साथ कर डालूँ। तो मैं भागी। अब क्या होता क्या नहीं तो मुझे नहीं मालूम, मगर एक जो होता है ना दुश्मन को देख के मन एकदम खून खौलने लगता है, वो हुआ। और मेरे भाई साहब थे, तो उन्होंने पीछे तरफ से मुझे ऐसे पकड़ लिया, कहा नहीं नहीं भाई, ये इस तरह से मत वो करो, ये है वो है। मगर जो एक होता है कि जो गुस्सा लगता है, फिर गुस्सा कहाँ कंट्रोल कुछ होता है। बात नहीं हुई आप लोगों नहीं नहीं, वो मुझे पकड़ लिया गया, ऐसे जकड़ लिया को? गया। अतीक ने देखा आप? हाँ, फेस टू फेस देखा गया, तो इस तरह सा था। और तो डरने वाली, क्योंकि देखिए जो कांड था वो कहीं न कहीं भयानक था हम लोग के साथ वाला। तो एक मन में जो हस्बैंड को लेकर के जो हो गया, तो वो तो घटना हो चुकी थी, अब वो वापस तो आ नहीं सकते थे। और दूसरा फिर डरने की फिर कोई बात ही नहीं बनती थी, क्योंकि डर जाती तो फिर लड़ नहीं पाती। कभी धमकी मिली आपको उधर से? नहीं, धमकियाँ मिली हैं। धमकियाँ ये मिली कि भई राजू पाल तो आदमी था, जब वो क्या कहते हैं 3 महीने 9 दिन नहीं ज़िंदा रह पाया, तो तू मतलब वो कौन खेत की मूली है, उसको भी देख लेंगे। पहली बात तो वो अपनी ज़िंदगी देखे, और वो लड़ने लायक कि नहीं, वो कल की लड़की है, कल की बच्ची है, उससे कह दो अपनी ज़िंदगी देखे। मतलब जो उसके अगल-बगल के जो लोग हैं, तो क्योंकि हम लोग की भी पहली स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और किसी भी प्रकार की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो एक होता नहीं है कि जो थोड़ा कमज़ोर होता है तो आकर के उसको तड़ी मार लो, अपनी बात बेबाक से कह दो। तो एक धमकी भरे शब्दों से आकर के कह देते थे, मगर फिर वैसे जैसे मेरा नेचर है, तो अच्छे से बोलोगे तो मैं अच्छे से बोलूँगी, और अच्छे से नहीं बोलोगे तो मुझसे भी उम्मीद मत रखो कि मैं अच्छे से बोलूँगी, साफ-सी बात है। तो धमकी कौन, अतीक के लोग देते थे? अतीक ने हाँ। कभी नहीं आपको फ़ोन किया? नहीं, नहीं, फ़ोन उसमें क पहले तो मोबाइल चलती नहीं थी, उस पे फ़ोन लैंडलाइन पे? लैंडलाइन में मेरे सास को फ़ोन आया, जी कुछ दिन बाद मुझे आया, फिर उसके बाद जब अतीक ने खुद? हाँ, उसके बाद जब कुछ लोग हाँ, उसका नाम लेकर या वो रहे होंगे जो भी रहे होंगे, तो उसके बाद फिर जब देखें कि कोई असर ही नहीं हो रहा है, कुछ सारे सब मरने के लिए तैयार हैं, मारने के लिए तैयार हैं, जो होगा देखने झेलने के लिए तैयार हैं, तो फिर होता नहीं, धीरे-धीरे फिर मनोबल भी डाउन होता है। तो उनका भी कहीं न कहीं हम लोगों ने सिर्फ़ अपनी बोली से उनका दिन पे दिन उनको डाउन हम लोग करते गए कि हम लोग अब तुम्हारे पहले का कोई मतलब ही नहीं है, मगर जो मेरे साथ हुआ है, उसमें आप समझौता, उसमें आप जो भी समझते हो, वो तो इस ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा। वो राजनीति में आने की इच्छा आपकी थी कि नेताओं ने आपको आमंत्रित किया कि भाई अब राजूपाल जी नहीं हैं और आप राजनीति में आ जाइए?
नहीं, देखिए मुझे नहीं, राजनीति में आने का मुझे कोई मेरा मन नहीं था और मुझे मतलब उस भीड़-भाड़ से और मुझे बहुत उस तरह से पसंद नहीं था। मगर मेरे घर की जो परिस्थिति थी, घर में मेरे कोई जेठ-ससुर, कोई देवर कोई थे ही नहीं। माँ थीं तो मैंने सास थीं, तो सास को मैंने कहा कि अम्मा मतलब कि ये क्या होता है विधायकी, ये क्या है? मुझे नहीं मालूम है और सब कह रहे हैं कि आपको तैयारी करनी चाहिए ये वो। तो मैंने कहा अम्मा आप लड़ो। तो माताजी ने कहा कि बेटा मैं तो बुज़ुर्ग हो गई हूँ और ये सब बहुत भाग-दौड़ का काम है और आप हिम्मत बाँधो और तुम लड़ सको तो तुम लड़ो, तुम कुछ कर सको तो करो। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर फिर मेरे जो परिवार के जो बुआ जी लोग हैं और भी जो लोग हैं, उन्होंने समझाया कि आपको आना चाहिए क्योंकि आप मजबूत हो जाओगे तब इस दुर्दांत से आप लड़ पाओगे, ऐसे नहीं लड़ पाओगे, ऐसे आप चिल्लाओगे, आप बहुत मान लो आप बहुत कठोर हो, बहुत हिम्मती वाली हो, मगर आप घर पे ही करते रह जाओगे। इससे लड़ना है तो आपको ताकत में आना पड़ेगा। तो फिर मैंने और फिर मुझे ये बताया गया कि आपके पति भी क्या कहते हैं समाज को लेकर चलते थे, गरीबों लोगों की बहुत सोचते थे और जितनी भी उनकी जो भी उनके ऊपर मुकदमे लगा है, मैं ये भी बताना चाहूँगी जो भी उनके ऊपर मुकदमे लगे हैं, वो ऐसा नहीं कि उनकी बहन-बेटियों की वजह से लगे हैं या उनके घर के कांडों कुछ लगे हैं, ऐसा कुछ एक उनके पिताजी के मर्डर का छोड़ कर के। नहीं तो आप समझ लीजिए जितने भी मुकदमे हैं उनके दोस्त, उनके सहयोगी, उनके साथियों के वजह से उनके ऊपर मुकदमे लगे हैं क्योंकि जो किसी के ऊपर दिक्कत होता था तो वो आगे आ जाते थे। और जिनको मुकदमा लगाता था, ये होता था कि ये सहयोग कर रहा है, लो राजूपाल के ऊपर मुकदमा लगा दो। ये उनके साथ होता था, तो ये माइंड जब मुझे सब पता चला, तो ये हुआ कि नहीं आपके पति भी चाहते थे और ये चीज़ तो मैंने भी देखा कि शादी नाम मात्र की मेरी हुई और आप समझ लीजिए जितने दिन मैं रही हूँ, सारा वो घर के बाहर समाज का काम करना, ये वो और रात को 11 बजे, 10 बजे 12 बजे वो घर आते थे, तो मेरी तो ठीक से मतलब बात भी नहीं हो पाती थी। टोटल हाल मैं देखती थी कि वो लोगों के लिए ही लगे रहते थे। तो इस वजह से जब मुझे पता चला तो मैंने कहा नहीं चलो जो मेरे पति की सोच रही है, उसको मैं आगे बढ़ाऊँगी और जिस आदमी ने ये सोच कर के मेरे पति के साथ कांड किया है कि नहीं राजू पाल को मार लो और उसके बाद ना उसका भाई है लड़ने के लिए, ना उसका क्या कहते हैं बाप है, ना कोई परिवार का कोई नहीं है। तो उसको मैं सबक सिखा के रहूँगी कि ये तुम्हारी भूल थी कि जो तुमने ये सोचा कि राजू पाल के बाद कोई लड़ने वाला नहीं है। राजू पाल की पत्नी है लड़ने वाली और मेरी बुआ जी ने बताया कि बेटा तुम ये मन में अपना ठानो कि तुम राजू पाल का भाई हो, राजू पाल की बेटा हो, राजू पाल के परिवार मतलब की पत्नी हो, तब तुम इस साहस से लड़ पाओगी। अच्छा, घटना के दिन उमेश पाल साथ में थे, उनसे आपके किस तरह के संबंध हैं? उमेश पाल तो गवाह बने, मुख्य गवाह बने, उनसे आपके संबंध कैसे थे? नहीं, वो परिवार के थे, मेरे बुआ के लड़के थे। जी, और उनके साथ मतलब कि क्योंकि देखिए मैं तो उस समय हाउसवाइफ़ थी और मैं मान लीजिए मायके में थी तो पढ़ाई अपना उसी कर रही बुआ के थी। लड़के जिसने शादी कराई? नहीं, नहीं, वो बुआ मेरी दूसरी हैं, वो बुआ मेरी कुंडा में रहती हैं जिन्होंने शादी करी। ये बुआ तो यहीं पे रहती हैं। जी, जी। तो उनके बेटे यानी आपके एक तरह से भाई हुए। जी। तो उनसे आपके संबंध अच्छे थे जी, जी, हाँ, ठीक थे। और फिर वो मुकदमा लड़ते वो भी रहे, आप भी लड़ती रहीं हाँ, हाँ। और ये सब चलता रहा। जी, जी। तो अभी जब उनकी हत्या हुई तो देखा कि आपके आपके उनकी पत्नी से बड़े विवाद हुए थे कुछ। नहीं, नहीं, पत्नी से नहीं हुआ था। हुँ, वो जो मीडिया में चल रहा था वो पत्नी नहीं है। हुँ, पत्नी तो जया जी हैं हुँ, और उनकी बहन है गुड़िया। हुँ। गुड़िया किस है। बात को लेके झगड़ा हुआ था उमेश जी के परिवार से आपका? एक्चुअली देखिए पारिवारिक बातें हैं, मैं बाहर नहीं बताना चाहती हूँ। मगर देखिए क्योंकि समाज के भी लोगों ने कुछ देखिए जानता सब कुछ है कि क्या था, कैसे था, क्या चीज़ हुआ, तो मैं उस पे नहीं जाना चाहती हूँ। क्योंकि बस ये है कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पाए। तो एक जो पत्नी होने के नाते क्योंकि देखिए मैं पराये मुझे धोखा दे दें या पराया मुझे मेरा ना साथ दें तो नहीं खराब लगेगा क्योंकि वो मेरे मेरे जो ना वो खून के हैं और ना वो मेरी परेशानी समझते हैं और ना मैं उनकी कुछ लगती हूँ। बस मैं छोटी-सी बात इसमें करना चाहूँगी
कि सन 2005 था, मर्डर हुआ, सन 2006 में ट्रायल चल रहा था और उस समय मैंने अपने वकील साहब से बात किया तो ये मेरे जो विधायक जी का कांड था बहुत भयानक था। बस उसमें जब ट्रायल चलने लगा तो वकील साहब से मैंने बात किया तो वकील साहब ने कहा कि पूजा जी देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप हिम्मत बांधी हो, आप लड़ रही हो, लड़ो, सज़ा दिलवाना मेरा काम है। मगर जो लोगों ने देखा है कि क्या कहते हैं कि किसने राजूपाल को गोली मारी, कैसे-कैसे हमला हुआ, कैसे घटना हुआ, वो बस कोर्ट में आकर के बिना डरे अपनी बात रखें और तो हम लोग हैं, आप तो है ही हो, आपको सुरक्षा मिली है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताया तो मैं गवाह थी, मैं वादी थी, मैं भी गवाह थी क्योंकि मेरे पति बताया करते थे क्योंकि जो मैं बता रही हूँ ना कि जो मेरे शादी के 9 दिन बीते, मुझे लगा ही नहीं कि मेरी शादी हुई है। आप समझ लीजिए वो मतलब कि धमकी, सटकी और ये शूटर आ गए हैं, यहाँ रुके हैं, पूरा मुफ्ती में रुके हैं, यहाँ सिविल लाइन्स में रुके हैं, ये तड़बगिया में रुके हैं। ऐसा ही मतलब मैं देख रही थी तो मैंने अपने पति से पूछा भी तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई। तो जब मुझे ये सब चीज़ें समझ आई तो उस समय क्योंकि चीज़ें मैं समझ रही थी और ईश्वर की आशीर्वाद से मेरा कुछ थोड़ा-सा है कि मैं चीज़ों को समझ लेती हूँ, भाँप लेती हूँ। तो जब ये सब चीज़ें हुई उसके बाद आप समझ लीजिए मैंने इनसे कहा कि भाई ऐसा है कि इतने लोग तैयार हैं और आप भी गवाही के लिए वो हो जाए मतलब करिए, हेल्प करिए। तो इनको पता नहीं क्या सन 2006 वाले ट्रायल में इनको क्या सूझा या क्या नहीं। तो मेरे बात करने के दौरान भी इन्होंने मतलब अति के पक्ष में कर दिए मुकदमे को। उस पे तो उन्होंने सफाई दी थी कि मेरे ऊपर बहुत दबाव था। नहीं, ये सन 2007 में इन्होंने मुकदमा लिखवाया है ना, मैं सन 2005 की बात कर रही हूँ। मैं सन 2005-6 की बात कर रही हूँ, जब 6 में ट्रायल चला है। तो अब हो स मतलब कि है क्योंकि उस समय का घटना मुझे नहीं बताया गया और ना नॉलेज में आया और ना इन्होंने तब एफआईआर कराई थी। एफआईआर तब कराई जब बीएसपी गवर्नमेंट बन गई थी। तो इस तरह का मैटर था, तो मैंने इनसे कहा कि और मैंने कहा कि हम लोग मतलब कि ऐसे उसमें चलेंगे ताकि आराम से गवाही हो जाए और कुछ ऐसा मतलब मेरी प्लानिंग खुद की थी कि एक-एक लोग चलेंगे और ऐसे-ऐसे लोग चलेंगे और ऐसे साधन और सुविधा के साथ चलेंगे जिससे गवाही हो जाए। तो फिलहाल फिर बाद में इनका पता चला कि ऐसे-ऐसे इनके साथ किया गया था मगर जो मेरा अपना एक तो मतलब जब घटना हुई, जब ये इन्होंने भी एफआईआर कराई, ये गवाह बन गए, तब से भी आपके संबंध बहुत ठीक-ठीक नहीं थे? नहीं, जब मैंने गवाही की बात कही मैंने बताया था ना जब मैंने गवाही की बात की कि आप आ जाओ मैं गवाही दिलाने चलूँगी। तो पता चला कि ये चले गए और उसके बाद फिर उसके बाद नहीं पता, फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मगर क्योंकि मैंने सबसे बात कर लिया था और जब देखा कि जब मेरे यहीं के जो मेरे घर के ही लोग मतलब गवाही अब चाहे जिस कारण रहा हो, नहीं दे पाए हैं, तो फिर मैं बाहर वालों से क्या कहूँ? बाहर वालों से क्या कहूँ क्योंकि कुछ लोगों का तो मतलब आप मान के चलिए घर से उठा लिए गए थे। ओम प्रकाश को जब नहीं वो हो पाया, तो ओम प्रकाश को गाड़ी से उठा लिए। बची मैं और मेरी सास, तो जब देखा कि एक दिन में 4-4 गवाह को कोर्ट में पेश कर रहे हैं विपक्षी लोग, तो फिर मैंने देखा कि मुकदमा तो मेरा ख़राब हो जाएगा मर्डर वाला। तो फिर उसके बाद फिर मैं हाई कोर्ट भाग गई। हाई कोर्ट में चली गई, उसमें मैं वहाँ पर अपनी बातों को रखी कि मेरे साथ और मेरे गवाहों के साथ इस तरह से जानबूझ कर के किया जा रहा है। जिन्होंने आके बताया, जैसे रुखसाना जी हैं, ओम प्रकाश से आके बताया, तो उनकी बातों को मैंने हाई कोर्ट में रखा और रखने के बाद इस तरह से फिर मुझे वहाँ पर थोड़ा-सा समय मिला कि फिर मैं अपनी स्थिति सुधार पाऊँ। उस दौरान क्योंकि आर्थिक स्थिति भी मेरी नहीं सही थी क्योंकि कोई ज़मीन भी नहीं थे, जायदाद भी नहीं था, पैसा भी नहीं था और देखिए सबसे बड़ी बात मेरे सामने चुनौती ये थी कि लड़ा कैसे जाए। सबसे बड़ी चुनौती जो थी, लोग कह तो रहे हैं कि लड़िए, आप डर नहीं रही हो, ताकत है। लड़ने के लिए तो तैयार थी, साहस भी है, मगर लड़ूँ कैसे? क्योंकि लड़ने के लिए पैसा चाहिए, लड़ने साहस के से लिए साधन नहीं है। साधन चाहिए। तो वो मेरे पास एकदम ज़ीरो था, शून्य था क्योंकि हस्बैंड ने क्या बनाया, क्या नहीं बनाया क्योंकि उनके ख़त्म होने के बाद अच्छा, कोई जब ने उमेश जी की हत्या हुई, उस टाइम आप घर गई थी, तो आपने कहा कि घर की बात थी। तो उनके घर की महिलाओं से आमतौर पे तो आपकी मुलाकात होती नहीं होगी। तो उस दिन तो आप संवेदना व्यक्त करने गई थी। कुछ बात को लेके तो नाराज़गी उन लोग की होगी या आपकी होगी?
क्या हुआ था उस दिन? देखिए, जो मैंने बताया ना कि देखिए वो महिलाएं हैं, वो राजनीति से दूर हैं। और राजनीति की तो मैं कोई बात नहीं कर रही, वो मुकदमे से दूर हैं। वो मुकदमे में क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कब कैसे हो रहा है, कब कौन क्या कर रहा है, उनको नहीं मालूम है लिखा पढ़ी में। और जो वो सुन रही हैं वो भाई बातें दूसर हैं। मगर मैंने जो अपनी बताई, वो मेरा कारण वो था ना बोलने का। और उसके बाद फिर देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ बताना कोई मतलब नहीं होता है। उसका लोग जो सुनते हैं, देखते हैं आज के डेट में, वो गलत ही मेरे ऊपर गलत वो सोचते हैं कि नहीं अब इनका कहना गलत है। तो गलत तो देखिए कुछ होता नहीं है। गलत मैं मानती हूँ कि गलत वो होता है जो गलत करता है। जो सही बोलता है वो कहाँ से गलत हो जाएगा। और जिसके ऊपर पीड़ा पड़ी है वो देखिए चुप नहीं होता है। पहले मेरे ऊपर पड़ी थी, मैं नहीं चुप थी। आज किसी और के ऊपर पड़ी है, वो नहीं चुप रहेगा, क्योंकि जिसके ऊपर पीड़ा पड़ती है, शरीर में जब कोई कट लग जाता है, तो वो दर्द वही सहन करता है। और जब उसको दर्द होता है तो वो चिल्लाता है कि नहीं मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। चलिए, चलते चलते अब सवाल ये कि अतीक के परिवार के लोग फरार चल रहे हैं। एक बेटा आरोपी है, वो फरार है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें आई थी। पत्नी फरार है, उसके जो शूटर्स हैं वो फरार हैं। इनाम घोषित कर रखा है पुलिस ने, लेकिन वो लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो अभी आपको डर है कि आपके ऊपर भी कभी ऐसा हमला हो सकता है जो उमेश पाल के साथ जिस तरह से हुआ? देखिए देखिए हम लोग वादी हैं और मुकदमे को देखिए लड़ रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज़ गौर कीजिए, इतने सालों में बताते हैं 44 साल से अतीक अहमद के ऊपर मुकदमे लगे हैं। और इतने इतने उन्होंने 150 100 कुछ मुकदमे चल रहे हैं। और इनका एक आतंक था। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मगर क्या राजू पाल जी की हत्या होने से पहले क्या किसी ने एक्शन लिया? चाहे वो जिस कारण हो। भाई गरीब आदमी नहीं एक्शन ले सकता ना। मगर जो यहाँ पर अमीर लोग बैठे हैं, जो अटैची भर भर के अतीक अहमद को पैसा पहुँचा देते हैं, उनके यहाँ भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा दिक्कत किया गया है। भले ही मर्डर नहीं किया गया, मगर आर्थिक चोट पहुँचाते रहे कि नहीं मुझे इतना दे दो, मुझे इतना दे दो, कभी धमकी दे रहे, कभी सटकी। वो कभी क्यों नहीं। भाई गरीब आदमी मैं नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कैसे लड़ी हूँ। मैं कैसे लड़ी हूँ, कैसे पैसा इकट्ठा की हूँ, कैसे चुनाव लड़ी हूँ और कैसे इनसे साहस करके लड़ पाई हूँ, वो मुझे मालूम। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं गरीब घर की थी, तो मैं गरीब इंसान की क्षमता जानती हूँ और परेशानी जानती हूँ। मगर अमीर लोग क्यों चुप रहे? इतने सालों में क्या 44 साल में इलाहाबाद में कोई अमीर पैदा ही नहीं हुआ कि अमीर लोग नहीं है, या उनके ऊपर उनके द्वारा कष्ट नहीं दिए गए, मगर कभी आवाज़ नहीं खोले। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि जब से आपने देखा होगा कि जब राजू पाल जी की हत्या हुई, उसके बाद से अतीक अहमद का दिन पे दिन पतन हो रहा है। वो डाउन हो रहे हैं, वो दिन पे दिन ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि पहली सीढ़ी मैं थी, या मैं कहूँगी कि मैंने शुरुआत की या मैंने साहस किया। मैं अपना कुछ नहीं वो करना चाहूँगी, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो इंसान मतलब कि यहाँ से यहाँ तक उनको इस स्थितियों में लाया हो, उसको कैसे नहीं खतरा हो सकता। और उसके बाद अब जजमेंट की पारी है। जजमेंट की पारी है। आपने क्योंकि एक यहाँ जो अपहरण वाला था उनके द्वारा लिखाया गया था, उसमें भी देखिए मैंने बहुत सहयोग किया। कोई ये कह दे कि अपहरण के मुकदमे में जब मुझे पता चला और जब उन्होंने मुझसे सहयोग मांगा, आप मेरे बहुत से लोग हैं, ये चैनल भी देख रहे होंगे, जिन्होंने मुझे सहयोग करते हुए उनको देखा है, वो भी देख रहे होंगे कि जब उमेश पाल जी ने मुझसे सहयोग मांगा कि नहीं यहाँ पे मुझे आपकी ज़रूरत है मुकदमे में, चाहे वो एफआईआर में हो, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो अतीक अहमद के सामने खड़े हो करके गवाही दिलाने की बात हो, मैं कदम मिला करके उनके साथ खड़ी रही हूँ। और वो गवाही देते रहे और मैं सारी चीज़ों को देखती रही हूँ। और जैसे एक घर का और जैसे मेन आदमी को रहना चाहिए, उस तरह से रह के मैंने सब कुछ उनके लिए भी किया है। और अभी क्या कहते हैं, जो आप घर इसकी बात बता रहे हैं सुरक्षा की लेकर के, डर की लेकर के बात, तो देखिए मैं कहना चाहूँगी कि अब आखिरी पड़ाव है मुकदमे की मेरी, और जो मेरा ये मुकदमा है बहुत अहम फैसला करेगा। तो मैं इसलिए चाहूँगी, ज़रूर चाहूँगी कि मुझे एक अच्छी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जो कार्बाइन दिए गए हैं वो कितनी सुरक्षा होती है उससे आप जान सकते हो वो किस ज़माने की असलहे हैं।
तो मैं ये चाहूँगी कि एक अच्छी सुरक्षा के तहत मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए और मेरे जो गवाह हैं, जो राजू पाल जी की बगल वाली सीट में जो रुखसाना बैठी थी, उनको भी मतलब स्थायी सुरक्षा दी जाए, ताकि क्योंकि देखिए दुश्मनी जो ले रहा है, वो आजीवन ले रहा है और ऐसे लोग से जो खतरा है वो आजीवन होता है। वो ऐसा नहीं कि वो सज़ा पाने के बाद हमें भूल जाएँगे, नहीं कि आपने बहुत अच्छा मेरे साथ किया, ना, क्योंकि देखिए उनकी जो प्रवृत्ति है वो दुर्दांत है। ठीक है, अब आखिर में अतीक अहमद जब वैन में बैठ के जेल से निकला, थोड़ा डरा हुआ था, वो तस्वीर देख के सुकून मिला आपको? देखिए, जहाँ तक मैं अतीक अहमद को इतने सालों से समझ पाई हूँ, लोग उनको कहते हैं कि मतलब कि वो एक ही एंगल पे, एक ही ट्रेंड में चलने वाले इंसान हैं। तो देखिए, इंसान नहीं हैं और वो ऊपर वाले की बना ही हुए इंसान हैं। तो मैं अतीक अहमद के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब इंसान के ऊपर जैसा पड़ता है, वो वैसे करता है। तो अतीक अहमद भी, जैसे आप देख रहे होंगे कि जिस तरह का जब एक्शन हो रहा था ना, उनका चेहरा और उनकी शरीर उस तरह से हो रही थी। तो मैं ये भी नहीं मैं कहूँगी कि वो डर गए हैं, कि वो एकदम सहमे हुए हैं, क्योंकि वो समय को देखते हुए अपने चेहरे का रिएक्शन, अपनी बोली, अपनी भाषा को वो व्यक्त कर रहे थे, जो मुझे लगा। और क्योंकि अ, एक इनके लिए एक अच्छी एक सज़ा हो, ताकि ये दोबारा कुछ कर किसी के साथ भी करने में, किसी के साथ भी करने में ये सोचें। भाई, आपके पास पैसे की कमी नहीं, आपके पास गाड़ी की कमी नहीं, आपके पास शोहरत की कमी नहीं, आपके पास परिवार की कमी नहीं। जब आपके पास सारी चीज़ों की कमी नहीं है, तो आप लोगों के साथ इतना गलत क्यों कर रहे हो? ईश्वर आपको सारी चीज़ दिया है, आप उसका सही इस्तेमाल करो, लोगों को प्रेम करो, स्नेह करो। मतलब इस ये थोड़ी ना कि जनता ने आपको बना दिया है, तो आप उस पावर को पाके आप अब लोगों के ही ऊपर बुलेट और बैलेट चलाएँगे, गलत बात है। तो मेरा ये मानना है कि वो समय को देख कर के अपने उस चीज़ को चेंज कर रहे थे। तो देखिए पूजा पाल जी, जो उम्मीद करती हैं कि अभी भी अतीक अहमद के अंदर प्रेम भावना शायद जग जाए, क्योंकि कोर्ट ने अब उम्र कैद की सज़ा दे दी है और पूजा पाल जी ने अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी, कैसे वो राजू पाल जी से मिली, कैसे शादी हुई, कैसे शादी के 9 दिन बाद राजू पाल जी की हत्या हो गई और कैसे संघर्ष करते हुए अब तक अतीक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसकी पूरी कहानी बताई। और ये कहानी अभी ये नहीं कह सकते कि सज़ा के बाद अंत हुई है, क्योंकि अतीक अहमद फिर से हाई कोर्ट जाएगा, फिर से मुकदमा शुरू होगा, फिर से कुछ सुनवाई होगी, फिर से कोई फ़ैसला आएगा और जब तक फ़ैसला नहीं आएगा तब तक अतीक जेल में रहेगा। फ़िलहाल उसका भाई और कुछ और जो आरोपी थे वो बरी हो गए हैं, लेकिन कुछ और अन्य मामलों में वो जेल में हैं। अतीक खुद साबरमती की जेल में भेज दिया गया है। ऐसे में अब इंतज़ार है कोर्ट में नए सिरे से चलने वाले उन मुकदमों का, जिसमें दोनों पार्टीज फिर से ऊपर की अदालत में जाएंगी, फिर से लड़ाई लड़ेंगी और फिर से कोई नया फैसला आएगा। फिलहाल अतीक अहमद और उससे जुड़े जो किरदार हैं उनसे मिलवाने का सिलसिला जारी रहेगा। मैं और जेरी चलते हैं, कुछ और इस मामले से जुड़े लोगों के साथ मिलेंगे। फिलहाल देखते रहिए द ललन टॉक।